नमस्कार, जय गुरु। जय दर्शकों, गुरु। बंधुओं को सभी को स्वागत। इस गहन चर्चा की चौथा एपिसोड और विवाह के ऊपर जो दूसरा एपिसोड हम लोग आपको स्वागत करते हैं। बंधुओं, आपको याद होगा हम लोग पिछले बार शुरू किए थे हमारा चर्चा शादी विवाह के ऊपर। और अगले बार जो चर्चा हुआ था, पिछले बार जो चर्चा हुआ था, उसमें हम बात किए थे कि विवाह का आज की इस दुनिया में, सामाजिक परिस्थिति में विवाह का अभी सिचुएशन क्या है, विवाह कैसे हो रहे हैं और समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव है। हमने विवाह अनुष्ठान कैसे कोलैप्स हो रहे हैं, कैसे डिवोर्स हो रहे हैं और ये परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, समाज के ऊपर कैसे बुरा असर डाल रहा है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे विवाह में या शादी में संगति के बारे में, कंपैटिबिलिटी के बारे में। सुब्रजित दा, मैं इस सवाल से शुरू करना चाहूंगा। इस दुनिया में, इस जमाना में हम लोग जो जी रहे हैं, लोग बात करते हैं मानविकता, ह्यूमैनिटी के बारे में, लोग बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में। तो ये क्या काफी नहीं है कि दो मनुष्य जिनके बीच आपस में प्यार है वो शादी कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? फिर संगति क्यों चाहिए और क्या संगति का मतलब रेलेवेंस है? अगर दो इंसान प्यार करते हैं तो शादी कर सकते हैं। आप क्यों क्यों सोचते हैं हम कंपैटिबिलिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर दो इंसान आपस में प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन उस पर भी एक सवाल आएगा, जिसको हम प्यार समझते हैं वो क्या सच में प्यार है या और कुछ दूसरा कुछ है। हाँ, हम एक दूसरे को देख के मोहित हो सकता है कि कुछ फीलिंग डेवलप हो सकता है, लेकिन उसी को अगर हम प्यार का नाम दे दे जल्दबाजी में, ये करना क्या सही होगा? क्योंकि प्यार के लिए संस्पर्श में रहना जरूरी है, जिसको हम एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार एक झलक देख के किसी से प्यार हो गया, ये फिल्मों में होता है, लेकिन हकीकत में ये होता कि नहीं मुझे तो पता नहीं। और एक बात ये भी है कि किसी से प्यार अगर मुझे हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उससे मुझे शादी करनी है। प्यार एक बहुत बड़ा शब्द है ना, प्रेम। पूरा जगत प्रेम के ऊपर टिका हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, हम लोग प्रेम और शादी को एक साथ जोड़ देते हैं कि जिससे प्रेम, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, ठीक है। किसी से प्रेम करने का ये मतलब तो नहीं है मुझे शादी करना है। शादी कुछ अलग ही चीज है ना। उसका उद्देश्य भी गहरा उद्देश्य है कि अगले प्रजन्मों को लाना है, एक सुंदर सुखी संसार करना है। तो इसलिए हमें पहले जांचना होगा कि जिसे हम प्रेम समझते हैं वो सच में प्रेम है कि नहीं। और जो संगति के बात बोले, हाँ, एक दूसरे के साथ अगर रहे, शादी करके नहीं, इससे पहले बातचीत करके एक दूसरे को समझ पाएंगे कि हम लोगों में कितना मील है, सोच में कितना मील है। और समानता का जो बात बोले आपने, इस दुनिया में कोई भी दो चीज समान नहीं हो सकता है। हर एक चीज अलग है। मैं आपसे अलग हूँ, आप मुझसे अलग है। और शादी करने के बाद वो आ जाता है, ये हमारे ज्ञान के अभाव के वजह से आता है कि मियाँ बीवी में वो बात चलता है हम दोनों इक्वल है, बराबर का हिस्सा। ऐसे नहीं चलता है। कोई दो इंसान, कोई दो चीज समान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नहीं, सही कहा। मतलब देखने में तो दोनों ही इंसान हैं, लेकिन क्या शादी कर सकते हैं? क्या मिलन हो सकता है, यूनियन हो सकता है? जैसे तेल और पानी, दोनों तो लिक्विड है, लेकिन क्या दोनों को हम मिला सकते हैं? वो मिला नहीं सकते हैं, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इसी तरह दो इंसान देखने में तो इंसान लग सकते हैं, लेकिन संगति नहीं होने से शादी करना सही नहीं होगा। हाँ, आपने सही कहा। हाँ, वैसे जैसे देखिए, दो पैर, आम के भी पैर होते हैं
और कटहल के भी पेड़ होते हैं, दोनों में से अलग अलग फल निकलते हैं। तो हम लोग अभी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, दोनों को मिला के कर रहे हैं, लेकिन वो तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके नाम के नाम पे। और कंपेटेबिलिटी जो बोले, संगति, मुझे अभी भी याद आता है, हम लोग जब छोटे थे बचपन में शादी ब्याह में जाते थे नहीं, तो वह ऐसे कैटरिंग सिस्टम नहीं था तब, आपको भी याद होगा ना, हम लोग जब छोटे थे, ये कैटरिंग सिस्टम तो अभी है ना, तो वो परिवार वाले खाना बनाते थे, मतलब सब मिलके परोसते भी थे। तो ऐसे 3 तरीके के दाल दिया जाता था, और 3 तरीके के दाल के साथ अलग अलग फ्राई, मतलब भजी। अभी भी याद है, मूंग दाल के साथ पोटैटो फ्राई, चने की दाल के साथ बैंगन की फ्राई। ये मैं पूछता था, मैं अपने माँ को पूछा था बचपन में, ऐसा क्यों मूंग दाल के साथ अगर बैंगन के फ्राई कर, बोले नहीं, ये कंपेटेबिलिटी, इसके साथ वो नहीं जाता है सही से। तो उसके गहराई में मैं नहीं गया। तो अगर खाने पीने में भी हम लोग वैसे सोचते हैं, कंपेटेबिलिटी किसके साथ क्या जाता है, शादी ब्याह के बारे में क्यों नहीं? बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। मैंने सोचा नहीं था इसी तरह, लेकिन ये कितना सही बात है। लगन मतलब खाने के जो द्रव्य है, उसके बाद जब उसके बारे में सोचते हैं, कंपैटिबिलिटी देखते हैं। जब हम पशुओं का ब्रीडिंग करते हैं तब भी कंपैटिबिलिटी देखते हैं। जैसे पेट्रोल इंजन में हम डीजल डाल नहीं सकते, वहां पे भी कंपैटिबिलिटी लगता है। जब इंसान के बीच में यूनियन या मैरिज होता है तब कंपैटिबिलिटी नहीं देखें, इससे मतलब माने बेवकूफी और क्या हो सकता है। आपने एक बात कहा कि प्रकृति के साथ मतलब असंगत विवाह करना और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना एक ही बात है। और श्री ठाकुर जी ने भी कहा कि शादी को बच्चों का खेल मत समझो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, उसके बारे में ठाकुर जी ने बोला, ठाकुर जी कुछ छोड़े ही नहीं हम लोगों के लिए बोलने के लिए। हम लोग नया कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, सब ठाकुर जी बोल के गए। वो 2 लाइन पिछले एपिसोड में भी शायद हम लोगों ने जिक्र की, वो जो दोहा ठाकुर जी का, उन्नयन और सुप्रजनन, ये 2 ही शादी का मकसद। ये दोनों को अवज्ञा करके तू मत कर इसके साथ खिलवाड़। वो छंद में है, लेकिन वो मैं बांग्ला में मेरे पास आ रहा है, लेकिन हिंदी में ठाकुर बांग्ला में बोले कि उन्नयन और सुप्रजनन यही तो शादीर विवाहेर मूल, बिয়ের मूल बोले। अभी आ रहा है, हिंदी में कर सकता हूँ मैं भावार्थ। उन्नयन और सुप्रजनन यही शादी के मूल, ये दोनों को अवज्ञा करके मत कर रे तू भूल। सही कहा, श्री ठाकुर जी ने कितना प्रोफाउंड बात कहे, वास्तविक बात है। हाँ जी, इससे मुझे याद आता है, क्योंकि एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एक मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा को हम छोड़ देते हैं, 5-6 साल का बच्चा को एक केमिकल लैब में या कोई यूनिवर्सिटी का लैब में छोड़ देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ये बच्चा क्या करेगा? मतलब एक्साइटेड होके इधर उधर भागेगा, देखेगा कोई कहाँ पे कुछ केमिकल है, एक केमिकल सब्सटेंस को लेके दूसरा के साथ मिला सकता है। बच्चा है, उसको क्या मालूम है, गलती से कर सकता है। लेकिन अगर गलत कॉम्बिनेशन हो गया तो एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर हो सकता है। मतलब गलत कॉम्बिनेशन कितना खतरा हो सकता है, कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ये अगर 2 केमिकल सब्सटेंस में है, 2 एनर्जी सिस्टम्स, 2 ह्यूमन बींग्स, ये एक 2 केमिकल सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन जैसे हैं, वहां पे अगर गलती हो गया तो मतलब उसका जो परिणाम होगा वो भयावह होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कंपैटिबिलिटी बहुत ही जरूरी है। आपने बच्चों की जिक्र की, बच्चे मतलब किस उम्र के बच्चे के बारे में बोल रहे हैं आप? ये तो 5-6 साल, 10 साल। हाँ, 5-6 साल। ये जो आप बोले केमिस्ट्री लैब में खुद कर चुका हूँ, सिर्फ मैं अकेला नहीं। जब मैं ग्रेड 11 में था, तब 11 नहीं बोलता था, जूनियर कॉलेज, केमिस्ट्री लैब में सोडियम को लेके पानी में डाला, वो उसमें आग लग जाता था। तो हम लोग एक्सप्लोर करते थे, लेकिन टीचर्स लोग विजिलेंट रहते थे, तभी कोई हादसा नहीं हुआ या हादसा नहीं होता है ना। और टीचर लोग कौन थे उस केमिस्ट्री लैब में? दे आर द गाइड्स।
तो जीवन में भी ऐसे, अगर गाइड हो, गाइड हमें के देंगे ना किस केमिकल्स के साथ क्या मिलाया, किस अनुपात में मिलाया, किस रेशियो में मिलाया जा से मिलाने से क्या मिलेगा, तो गाइड जरूरी है। और एक्सप्लोरेशन अगर हम लोग एक्सप्लोरेटरी माइंड होना तो सही है, लेकिन अनगाइडेड एक्सप्लोरेशन विल लीड टू एक्सप्लोशन। हाँ जी, तो जीवन में इसको तो समझ लेना चाहिए, सही ढंग से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब लाभ में कहा आग लग गया तो उसको बुझा सकते हैं, लेकिन जीवन में अगर मतलब गोलमाल हो गया तो फिर जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर उसको फिर वापस पटरी में लाना, स्पेशली शादी के मामले में तो नामुमकिन है। हाँ। और शादी करते हैं हम लोग सुख के लिए ना, सुख और फिर शांति। और आजकल बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है कि ना सुख बच रहा है ना शांति मिल रही है। हाँ जी, लोग सोचने पे मजबूर हो रहे कि शायद शादी करके मैं गलती कर दिया, इससे पहले अच्छा। तो ऐसा क्यों होना है? अगर सही ढंग से करे, सही तरीके से करे, नहीं और तरीका तो इससे सवाल आता है जी तो इससे सवाल आता है कि ये सही ढंग क्या है, ये संगति क्या है, ये कंपैटिबिलिटी क्या है, किन चीजों में हम लोगों को ध्यान देना होगा शादी तैयार करने से पहले, या मतलब ब्राइड और या ग्रूम को चयन करने से पहले किस विषय के ऊपर ध्यान देना होगा, उसके ऊपर आप थोड़ा कुछ बताएंगे? हाँ, वही देखिए, भारत में, हमारे भारतीय संस्कृति में वो स्वयंवर का जो चलन था, अभी भी है वो चलन। हम लोग वो शब्द शायद इस्तेमाल ना करते हो अभी, लेकिन अभी भी वो प्रथा चालू है, जो अरेंज मैरिज जो होता है, ज्यादातर अरेंज मैरिज जो होता है अभी भी। ये एक अच्छी खबर है कि हम लोग मतलब हम लोगों की स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन और चयन करने का अधिकार लड़की के पास है, लड़की के माता पिता के पास, सही वर को चुनने का। लेकिन बहुत सारे माता पिताओं के पास भी थोड़ा इस बारे में, इस संदर्भ में ज्ञान का थोड़ा अभाव मैं कहूंगा, कि पहले माता पिता देखते हैं कि वो बंदा कितना कमाता है, पैसे को महत्व देते हैं पहले। ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन और बहुत कुछ चीज देखना पड़ता है। तो ठाकुर जी ने सीक्वेंशियली दिए क्या क्या चीज देखना है। कि बोले कि शादी के मामले में पहले तू वर्ण का हिसाब करना, वर्ण मतलब कास्ट, जैसे हमारे चतुर्वर्ण है, वो तो गीता की बात है, ठाकुर जी कोई नई बात नहीं बोले, उन्होंने आके दोबारा से प्रतिष्ठित किए वो चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशो। इस पे और एक एपिसोड हो सकता है, होगा शायद, हम लोग करेंगे। वर्ण का हिसाब करा, वर्ण उसी में कंपेटेबिलिटी आता है, किस वर्ण के साथ किस वर्ण का हो सकता है, मिश्र वर्ण, शंकर वर्ण, क्या उसी से जाति व्यवस्था हुई है। ठीक है, वो बेसिक यूजेनिक साइंस है। तो वर्ण के बाद देखना है कि उसका स्वभाव चरित्र कैसा है, स्वभाव चरित्र कैसा है उसका, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग कैसे रहे, संस्कार कैसे है, वंश परंपरा में संस्कार कैसे है। उसके बाद देखना चलिए उस जो लड़का है उसका स्वास्थ्य कैसे है, स्वास्थ्य मतलब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सब सारे स्पिरिचुअल स्वास्थ्य कैसे है। उसके बाद देखना है उसका शिक्षा कैसे है, एजुकेशन जो बोलते हैं। और ये सब देखने के बाद अगर श्रद्धा हो, फिर देखना है कि वो कर्म क्षेत्र में कहाँ है, क्या कमाता है। ये सारे चीज सही से देख के अगर हम लोग जाते हैं ऐसे संबंध में, तो ज्यादातर 100% गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन मोर देन 99% वो सुखी संसार लाएगी, और सुखी संसार से ही सुखी समाज का गठन होगा। सही कहा। ये तो जब कंपैटिबिलिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ये कैसे कंपैटिबिलिटी को पहचाने। आप तो अभी श्री ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है उस हिसाब से कंपैटिबिलिटी क्या है इसको दर्शकों के सामने आपने रखा, बहुत सुंदर सही ढंग से आपने रखा। वंश को पहले तो वर्ण को देखना है, फिर वंश को देखना है,
फिर स्वास्थ्य, स्वभाव, चरित्र, ये सबको देखना है, और फिर शिक्षा, और शिक्षा उपयोगी कर्म कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो बहुत अच्छा कहा। मुझे लगता है ठाकुर जी और एक बात भी कहे हैं कि इस सारी चीजों के साथ और एक चीज देखना है कि ये जो ग्रूम है या लड़का है, उसके अंदर इष्ट के प्रति या गुरु के प्रति अनुराग, तीव्र अनुराग है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो ये फिर अपना बीवी के पीछे भागेगा। लेकिन अगर आदमी गुरु या आइडियल के पीछे, आइडियल को अनुसरण करता है, और जो पत्नी पति को अनुसरण करता है, यही आदर्श विवाह, यही सुंदर विवाह। और ये देखना जरूरी है कि ये जो ग्रूम है उसका जीवन में एक आइडियल है कि नहीं। इस संदर्भ में ठाकुर जी ने और एक बात बोली कि आजकल समाज में ये देखा जाता है ज्यादातर बहुत जगह पे कि पुरुष मांगे नारी की प्रणय, नारी का प्रणय, नारी मांगे टाका, टाका मतलब पैसा। नारी, पुरुष की मांग है नारी का प्यार, और नारी की मांग है पैसा। ऐसे भाव से अगर चल रहे हैं, अगर नहीं ऐसे भाव से जो लोग चल रहे हैं, उन लोगों का जीवन का बचना बढ़ना वो फाका है। हाँ जी, बहुत बड़ा फाक रह जाता है जीवन में उनका। तो दोनों को मिलके, पति पत्नी को मिलके आदर्श की ओर जाना है। और आपने जो कहा कि पत्नी ऐसी हो जो पति का पतन ना लाए, पति को इष्टमुखी बनाए। करेक्ट, सही कहा आपने। इष्ट के प्रति अनुराग लाने के लिए वो पति को प्रेरणा दिए, ये जरूरी है। और वो हम लोग बोलते हैं ना कि बिफोर लव फॉर द लेडी यू नीड टू हैव लव फॉर द लॉर्ड। हाँ जी, एब्सोल्युटली। ये इतना सुंदर डिस्कशन हमने आज किया, ये बहुत गहरा विषय है। मतलब चर्चा करते रहेंगे तो चर्चा खत्म नहीं होगा। समय का पाबंदी है। आज हमने आलोचना किए कि कंपैटिबिलिटी क्यों चाहिए, इनकम्पैटिबिलिटी का, असंगति का परिणाम क्या है, और कंपैटिबिलिटी कैसे निर्णय करें शादी से पहले। अगले हफ्ते जो हम चर्चा करेंगे ये होगा, ये अगर शादी सही ढंग से निर्णय किया हमने कंपैटिबिलिटी को, तो ये शादी को कैसे हम वहन करें, दोनों पति और पत्नी कैसे एक आदर्श वैवाहिक जीवन निर्वाह करे, जिससे उन्नयन होगा और प्रजनन होगा, गुड प्रोजेनी या प्रोक्रिएशन संभव होगा। इस सब को लेके फिर चर्चा जारी रखेंगे। आज इतना ही। आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सुब्रजीत जी, आपको धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे। जय गुरु।